92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य रॉबिन कुमार सिंह की लिखी कहानी मरकरी वीनस हेयर सलून। हमारी सारी बोतल ही उड़ेल दी क्या मियाँ सेंट की? अल्लाह कसम 3 गली पीछे तक जा रही होगी तुम्हारी खुशबू। पतली आवाज वाले बब्बन हेयर ड्रेसर ने 25 साल के नौजवान काशिफ डोलची की गर्दिश में छाई जवानी को जैसे थोड़ी हवा और दे दी थी। सबसे पहले कहानी के कैरेक्टर्स की बात करें तो जान लीजिए ये अदब की निशानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से सटी हुई एक घनी आबादी वाली कॉलोनी जमालपुर का किस्सा है। बब्बन हेयर ड्रेसर शफीक पेंटर के 9 बच्चों में सबसे छोटा और दिखने में सबसे कमज़ोर लड़का है। उम्र 35 साल है पर है लड़का। आदमी ना कहिएगा, शादी नहीं हुई ना, अभी बैचलर है। 4.5 फुट का ये दुबला पतला रईस 10 बाय 10 की किराए वाली दुकान में हज्जाम है। दुकान के पीले बोर्ड पे लाल रंग से दुकान का नाम कुछ ऐसे लिखा है, मरकरी वीनस हेयर सलून फॉर लेडीज एंड जेंट्स। निचली लाइन में लिखा है प्रोप्राइटर बदरुद्दीन बब्बन। बाकी डिटेल कहानी के साथ साथ सुनिएगा। अब कहानी के नायक काशिफ डोलची का इंट्रोडक्शन हो जाए। 9 साल पहले जिला मुरादाबाद के सैयद काशिफ नईम अहमद खान नाम के इस लड़के ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी के डिप्लोमा इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था। एडमिशन लेते ही उसके जीवन की 2 महत्वपूर्ण अथवा दिशा निर्देशित बातें हुई। पहली बात यह हुई कि साथ के लड़कों ने माँ बाप का दिया इतना लंबा चौड़ा नाम छांट के कुछ छोटा कर दिया। नाम रख दिया गया काशिफ डोलची। वजह पूछें आप, इससे पहले यह बता दूं कि काशिफ को अक्सर हॉस्टल के कमरे में डोलची से लड्डू की खुरचन निकालते देखा गया था, सो उसका नाम काशिफ डोलची हो गया। और आगे आगे चल के श्री काशिफ खान साहब ने काशिफ डोलची के नाम से ही यूनिवर्सिटी के संपूर्ण कैंपस में ख्याति पाई। वो चाह के भी अपना नाम बदल नहीं सकता था, सो उसने डोलची को अपना लिया। दूसरी अहम बात यह हुई कि माँ बाप के लाडले काशिफ साहब का सारा लाड सीनियर्स ने हॉस्टल की खूंटी पे टांग के बोल दिया, ये यूनिवर्सिटी है, आपके अब्बा का कोई बगान नहीं है। जब भी हॉस्टल के कमरे से निकलो पैरों में जूते और शेरवानी के बटन ऊपर तक बंद हों। तालीम का पहला सबक तहजीब है। वो ये तहजीब ही तो थी जिसने काशिफ डोलची को 9 साल में एक सलीका पसंद स्टूडेंट नेता बना दिया था। अब वो बात और है कि 9 साल में भी वो 3 साल में होने वाली डिप्लोमा इंजीनियरिंग पूरी नहीं कर पाया था। तो क्या हुआ? देखिए, ज़रूरी नहीं है कि काशिफ को उन तमाम चीज़ों पे जज किया जाए जो उसने खोई हैं, जैसे कि डिप्लोमा में लगातार फेल होना, उसका पढ़ाई में हाथ तंग होना, घर से पैसों के सपोर्ट का रुक जाना। उसकी सुने तो ये सब क्या है? काशिफ कहता है ये सब मोह माया है, असल ज़िंदगी मोहब्बत है। देश के लिए मोहब्बत ना जी, शगुफ्ता के लिए। वो कहता है कि देश से तो इतने सारे लोग वैसे ही मोहब्बत करते हैं, शगुफ्ता से मोहब्बत सिर्फ मैं करता हूँ। हर सुबह 8:30 बजे सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहने सलीका पसंद काशिफ डोलची बिना नागा किए बब्बन हेयर ड्रेसर की दुकान के सामने खड़ा मिलता। कम से कम 10 बार झड़ते हुए बालों में बीच की मांग निकाल के कंघी करता। 5-7 मिनट का ऊपर नीचे होना माफ करें तो हर रोज 8:30 बजे मोहब्बत, जी हाँ, मोहब्बत एक साइकिल रिक्शा पे गुजरती थी, बुर्का पहने। हाय दिल लगी का नजारा तो देखें, महबूब दिखे भी तो भी नकाब में, और बतौर निशानी बस उनके इत्र की खुशबू रह जाती थी रात भर उन्हें याद कराने के लिए। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से।
दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य रॉबिन कुमार सिंह की लिखी कहानी मरकरी वीनस हेयर सैलून। इस कहानी में अब तक आपने सुना बब्बन हेयर ड्रेसर के रेगुलर कस्टमर और स्टूडेंट नेता काशिफ डोलची को एक लड़की से इश्क हो जाता है और वो उसके रिक्शे के इंतज़ार में सुबह से ही दुकान के सामने आ खड़ा होता है। अब आगे। यह आज शगुफ्ता के इतर से ही तो कंपटीशन था, तभी तो काशिफ भी आज ब्लैक कोबरा लगा के आया था। और ये देखो, आज ही बब्बन ने टोक दिया है। काशिफ की शिद्दत भरी आंखें मोहब्बत से सजे उस रिक्शे को चौराहे तक छोड़ने के बाद ही बब्बन की तरफ पलटी। बब्बन को कुछ देर निगाहों से ही जलील करने के बाद काशिफ डोलची बोला, यार बब्बन भाई, तुम मौका नहीं समझते यार। वहाँ वो जा रही है, तुम यहाँ हमारा कुर्ता खींच रहे हो है? मतलब 10वीं फेल तो तुम भी हो है? क्या सीखा था स्कूल में? इतना कहना था और काशिफ मरकरी वीनस हेयर सैलून के अंदर घुस गया, मगर बब्बन मियाँ बाहर खड़े रह गए। वो अपने ख्यालों के टेम्पो में लद के अपने स्कूल पहुंच गए और जा बैठे अपनी बेंच पे। उन्हें साक्षात दर्शन हो रहे थे अपनी अंजुम मैडम के। वो अंजुम मैडम जिनकी नाक पे 2 किलो से भी भारी वजन का चश्मा लदा रहता था। अंजुम मैडम भी बब्बन से यही पूछ रही थी, क्या सीखा स्कूल में तुमने? कोई सलीका भी है तुमको कि नहीं? बब्बन मियाँ ख्याल की ट्रिप पूरी करके वापस अपने जमालपुर आ गए और वो भी मरकरी वीनस हेयर सैलून के अंदर घुस गए। कत्थई वॉश बेसिन के ऊपर वाले शीशे में उनको काशिफ डोलची का चेहरा बालों को कंघी करता दिखा। बब्बन ने अपना शॉट सर्व किया। काशिफ भाई, मतलब क्या बिल्कुल ही सलीका ना हैगा क्या हम में? स्टूडेंट्स के बीच नेतागिरी करते करते काशिफ डोलची अब तक यूनिवर्सिटी का पुराना खलीफा हो चुका था। तुरंत भांप गया कि मुर्गा कटने को रेडी है। उसने एक फिल्मी अदा के साथ कंघा स्लैब पे रखा और बिना पलटे शीशे के रिफ्लेक्शन से ही जवाब दिया, यार देखो, गलती तुम्हारी भी नहीं है, तुम्हें सिखाया ही नहीं गया ना कभी, मगर चलो छोड़ो इन बातों को यार, छोड़ो। काशिफ ने बब्बन मियाँ के बेचैन दिल की कढ़ाई में करछी चला दी थी। बब्बन की सारी हसरात उथल पुथल हो गईं। काशिफ अखबार लेके बैठने लगा तो बब्बन ने दुकान पे काम करने वाले एक लड़के से चाय ऑर्डर करने के लिए कहा। 4 दुकान छोड़ के ही है चाय का खोखा। नजीब कप्तान की चाय बड़ी फेमस है पूरे जमालपुर में। नहीं, नजीब किसी टीम का कोई कप्तान नहीं था, वो तो बस यूनिवर्सिटी के लड़कों का एक तरीका है संबोधन का। बब्बन हेयर ड्रेसर ने इधर अपनी सिफारिश शुरू कर दी। भाई, आपकी तकरीर सुनी हमने वह दिन लॉ फैकल्टी में, माशाल्लाह हिला दिया यार तुमने तो। बब्बन हेयर ड्रेसर भी कच्चा खिलाड़ी ना था। उसे भी पता था कि अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे किसी स्टूडेंट नेता की कौन सी नस दबानी होती है। दिन भर में कम से कम 50 स्टूडेंट्स के बाल काटता था। काशिफ ने अखबार पढ़ने का झूठा नाटक बंद किया और अखबार किनारे करते हुए बड़े ही एक्साइटमेंट में बब्बन से पूछा, अबे तुमने सुनी थी हमारी स्पीच? बब्बन विश्वास दिलाते हुए बोला, ए भैया ऐसे ही थोड़े कह रहे हो, 7 तारीख की बात है, मैं गया ना क्या लॉ कॉलेज, वहीं ठाड़ा जब तुम तकरीर कर रहे हैं। काशिफ को विश्वास आ गया, बात 7 तारीख की ही थी। काशिफ उस वाली काली बेंच पे बैठ गया जिस पे बैठ के कस्टमर्स अपने नंबर का वेट करते हैं। चाय वाले नजीब कप्तान का लड़का छींके में 2 ग्लास चाय रख के ले आया था। बब्बन ने दोनों ग्लास उठाए, एक काशिफ को दिया और दूसरा अपने होठों से लगा लिया। काशिफ ने चाय लेते हुए बब्बन की शक्ल आज पहली बार गौर से देखी। ज़्यादा बीड़ी सिगरेट पीने की गंदी आदत की वजह से बब्बन के होंठ काले पड़ गए थे। उसके अगले 4 दांतों पे कुछ निशान भी आ गए थे। काशिफ ने चाय के घूंट के बाद पूछा, पर तुम क्या कर रहे थे लॉ फैकल्टी में?
बब्बन का चेहरा ऐसा खिला कि उस वक्त यूनिवर्सिटी की कोई लड़की उसको देखती तो फौरन बोलती, लुक ही इज ब्लशिंग। बब्बन हेयर ड्रेसर भी दिल के मरीज थे और इश्क करना तो उनका हक भी था, क्योंकि अभी शादी थोड़े हुई थी उनकी। उन्होंने काशिफ को आज बता ही डाला कि लॉ डिपार्टमेंट में स्टाफ के लिए चाय नाश्ते का इंतज़ाम संभालने वाली नूरीन फातिमा उनको अपनी पर्सनल हीरोइन जैसी लगती है, इसलिए अक्सर लॉ डिपार्टमेंट की गश्त लगाते रहते हैं। और अगले ही पल उन्होंने कहा, काशिफ भाई तुम्हारी भाभी बहुत सलीके वाली हैं यार, तुम हमें भी सिखाओ यार ये सलीका। क्या है कि इंप्रेशन बढ़िया पड़ता है इससे। हर रोज रिक्शे पर सवार होकर जाने वाली काशिफ की मोहब्बत भी इत्तेफाक से इसी लॉ फैकल्टी में पढ़ रही थी। काशिफ और बब्बन अब एक ही नाव पे सवार थे। अरे वही कमबख्त इश्क की नाव। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य रॉबिन कुमार सिंह की लिखी कहानी मरकरी वीनस हेयर सलून। इस कहानी में अब तक आपने सुना, बब्बन हेयर ड्रेसर स्टूडेंट नेता काशिफ डोलची से अपना हाल दिल बांटता है। बब्बन और काशिफ दोनों की माशूकाएं, यानी एक तरफा माशूकाएं, यूनिवर्सिटी के लॉ कैंपस से ताल्लुक़ रखती हैं। मामला आगे बढ़ने को है। अब आगे। हालांकि काशिफ डोलची से बब्बन मियाँ का कस्टमर वाला याराना पुराना था, लेकिन ये इश्क हो जाने से बब्बन को काशिफ डोलची अब महज दोस्त नहीं लगता था, बल्कि वो तो उनको ऐसा कोई फरिश्ता दिखता जो बब्बन को उसकी नूरीन फातिमा यानी उसकी पर्सनल हीरोइन से मिलवा सकता था। बब्बन ने पहले कस्टमर की शेविंग करते करते पीछे बेंच पे फिल्मी मैगजीन पढ़ रहे काशिफ पे नजर मारी। सर पे तो बाल अभी सलीके से सजे थे, पर साइड्स बढ़ी हुई थी। कस्टमर की शेविंग पूरी करके बब्बन ने कपड़े झाड़ते हुए काशिफ पे उस तरह से ही मक्खन लगाने का अटेम्प्ट मार दिया। काशिफ भाई आओ यार, तुम्हारी कल में सेट कर दें, बाल टेढ़े मेढ़े से हो रखे हैं। काशिफ ने फिल्मी मैगजीन में छपे पोस्टर से नजर हटाई और लपक के हज्जाम के सामने वाली कुर्सी पर टेक दी अपनी तशरीफ। आखिर ऐसी फॉर्मेलिटी को वो जाया क्यों जाने देता। अरे बब्बन भाई, आपने जिद कर दी। नहीं, आप जानते हो मैं ऐसे बैठता नहीं हूँ कभी जब तक जेब में पैसे ना हो। यानी काशिफ ने एकदम क्लियर कर दिया कि इस बाल कटाई का वो कोई पैसा नहीं देने वाला है। बब्बन ने भारी मन से काशिफ के गले से एक भूरा कपड़ा बांध दिया और हाथ में कैंची कंघा उठा लिए। 15 रुपए का खालिस नुकसान था ये। बब्बन का दिल तो कर रहा था कि वो रेगिस्तान बना दे वो काशिफ की खोपड़ी पे उस तरह फिरा के, लेकिन अंग्रेजी भी तो वीक थी बब्बन मियाँ की, और आजकल तो लड़कियां शेर व शायरी पे नहीं, लव यू मिस यू बोलने वाले छोकरों पे मरती हैं। इन अंग्रेज़ों की तो ऐसी तैसी, खुद तो चले गए माथा फोड़ने को अंग्रेजी छोड़ गए। अल्लाह कसम एक बार सेटिंग हो जाए बस, नूरीन को भी फटकार दिया करूँगा मैं, अगर घर में ज़्यादा हेलो हाउ डू 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 किया उसने तो है नहीं तक। बब्बन ने अपनी झुंझलाहट अंग्रेज़ों और उनकी दी हुई अंग्रेज़ी पे निकाल डाली। शीशे में खुद को निहार निहार के मुफ्त की बाल कटाई का मज़ा ले रहे काशिफ ने टटोला, क्या हो गया बड़े भाई, कैसे नाराज़ हो रहे हो अंग्रेज़ों पे। बब्बन मियाँ पहले तो खामोश ही रहे, पर जब काशिफ ने 2-4 दफ़ा और पूछा तो हिचकिचाते हुए बब्बन ने जज्बाती गले से बात सरकाई। अब नूरीन के बिना ये बिजनेस, ये रुपया पैसा, ये सब बेमानी आएगा काशिफ भाई, क्या करना है इसका। जिनसे मोहब्बत है उन्हें पता ही नहीं कि हम उनकी दीवाने हैं। अब तक काशिफ के बाल कट चुके थे। आखिरी हाथ लगा के बब्बन एक कदम पीछे हटा और देखने लगा कि कहीं कोई गड़बड़ न रह गई हो। इसी बीच काशिफ ने दोस्ती का फर्ज निभाते हुए और बाल कटाई का एहसान उतारते हुए कहा, बब्बन भाई आप चाहो तो चल पड़ें क्या एक दिन लॉ फैकल्टी दोनों भाई हैं? मैं शमशाद की बाइक मांग लूँगा, इम्प्रेशन ठीक पड़ेगा भाभी पे।
बब्बन के लिए इससे बढ़िया बात भला और क्या हो सकती थी। 15 रुपए का नुकसान हुआ सो हुआ, कोई बात नहीं। इस 15 रुपए की रकम को इश्क के कुर्बान मान लिया बब्बन ने और अगली जुमेरात को शमशाद की बाइक से लॉ फैकल्टी जाने का वादा पक्का हो गया। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य रॉबिन कुमार सिंह की लिखी कहानी मर्क्यूरी वीनस हेयर सैलून। इस कहानी में अब तक आपने सुना बब्बन हेयर ड्रेसर से फ्री फंड में बाल कटवा के स्टूडेंट नेता काशिफ डोलची बब्बन मियाँ को उनकी माशूका से मिलवाने ले जाने का प्लान बना लेता है। एक दोस्त की मोटरसाइकिल भी मांग के ले ली जाती है। अब आगे। अम्मा भैया, धुआं तो ये ऐसा फेंक रही हैगी ना मानो खुर्जा की कोई चिमनी हो। पहुंचा तो देगी ला फैकल्टी। मोटरसाइकिल के काले पड़ चुके साइलेंसर से निकलते सफ़ेद धुएं को देखते हुए पीछे बैठे बब्बन हेयर ड्रेसर ने स्टूडेंट नेता काशिफ डोलची से शक भरे लहजे में पूछा। इसी दृश्य को अगर लॉन्ग शॉट में देखें तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की सड़क पे हल्के ट्रैफिक के बीच एक टूटी फूटी मोटरसाइकिल पे 2 नौजवान सवार हैं। मोटरसाइकिल चलाने वाला युवक ने काली शेरवानी पहनी हुई है सफ़ेद पैजामे के साथ और उसके पीछे बैठे सवार ने छींटेदार शिफॉन की शर्ट और सफ़ेद पैंट पहनी हुई है। इसकी आंखों पे धूप का चश्मा भी लगा हुआ है, नीले रंग का बड़ा सा चश्मा, इतना बड़ा कि चेहरा भले दिखे ना दिखे पर दूर से ही चश्मा रजिस्टर हो जाए। दोनों आशिकों से लदी मोटरसाइकिल लॉ फैकल्टी के कैंपस में दाखिल हुई तो कम से कम 10 स्टूडेंट्स की नज़र बब्बन मियाँ पे ही ठहर गई। मोटरसाइकिल को स्टैंड पे लगाते हुए काशिफ डोलची ने कहा, बब्बन भाई चश्मा उतार लो अब। बब्बन मियाँ काशिफ का इशारा समझ नहीं पाए, वो तो अपनी धुन में थे। उन्हें लग रहा था कि भाई आखिर 70 रुपए का चश्मा खरीदा है, कम से कम नूरीन की एक निगाह तो पड़ जाए और वो भी जान जाए कि किसी शाहरुख खान से कम नहीं लगता उनका बब्बन चश्मा पहन के। काशिफ को रीजनिंग देते हुए बब्बन ने कहा, ना कोई दिक्कत ना है, दिख रहा है साहब। वो क्या है कि धूप की आदत ना आएगी ना मुझे, पूरा दिन साहब में अंदर ही निकल जाया करे ना। पार्किंग से मेन बिल्डिंग की तरफ बढ़े तो कैंपस में टहल रहे 4-6 लड़कों ने काशिफ डोलची को सलाम ठोक दिया। काशिफ के सीने का पैरामीटर कम से कम 6 इंच बढ़ गया। उसकी दोनों बाजुएं खुद ब खुद उसकी बॉडी से थोड़ा थोड़ा दूर हो गईं, जिससे उसकी ओवरऑल चौड़ाई थोड़ा बढ़ गई और उसकी चाल में भी एक तुनकदार झटका आ गया। हर कदम के झटके पे उसके माथे पे पड़े बाल भी उछलते थे। ना मालूम वो बाल खुद उछल रहे थे या वो उछाल रहा था उन बालों को। बब्बन को आज पहली बार गर्व सा हुआ काशिफ पे। उसको लगा कि इतना अच्छा, इतना रौबदार लड़का है काशिफ, यार खाम इसको लड़के डोलची कहते हैं। सीढ़ियां चढ़ के दोनों आशिक अंदर दाखिल हुए तो सामने से डीन साहब आ रहे थे। काशिफ लाइब्रेरी की तरफ मुड़ गया पर चश्मे, नूरीन और मोहब्बत के ख्वाबों में खोए बब्बन मियाँ सीधे चलते चले गए। दत्तेरे की आज मरवाएगा ये बब्बन, पेट्रोल के पैसों के चक्कर में बेवजह ये तोता पाल लिया। लाइब्रेरी के दरवाजे के पास छिपे काशिफ डोलची को बब्बन पे खूब गुस्सा आ रहा था। जाहिर सी बात थी कि अब डीन बब्बन को पकड़ेगा तो सारे लॉ डिपार्टमेंट के सामने बेइज्जती तो काशिफ की होगी। सारा डिपार्टमेंट जानता है काशिफ डोलची को। अरे बाहर इलेक्शन में वो कैंपेनिंग के दौरान आता ही था यहाँ पे। बेइज्जती का ख्याल आते ही काशिफ के रोंगटे खड़े होने लगे। अच्छा, अभी रोंगटे पूरी तरह से खड़े भी नहीं हो पाए थे कि काशिफ को शगुफ्ता के इत्र की खुशबू ने घेर लिया। लाइब्रेरी के अंदर से बुर्का पहने वही कदकाठी बाहर निकल रही थी जो हर सुबह 8:30 बजे बब्बन के सलून के सामने से रिक्शे पे सवार होके जाती थी। यकीनन ये वही थी। काशिफ की आंखें बुर्के में भी पहचानती थी उसको, और फिर इत्र की खुशबू भी तो वही थी। काले नकाब में छिपे चेहरे पे सजी एक जोड़ी खूबसूरत आंखें आज उसको ऐसे देखते हुए गुजर गईं जैसे
जैसे एक अरसे की जान पहचान हो काशिफ से। एक बार फिर अपनी माशूका की बस इत्र की महक रह गई थी काशिफ डोलची के पास। तभी उधर पीछे की तरफ से डीन साहब की आवाज आई, सुनो यू कम हियर। डोलची ने इस लम्हा खुशी और डर एक साथ महसूस किए। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का आइडिया बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, आप सुन रहे हैं मेरी मंडली के सदस्य रॉबिन कुमार सिंह की लिखी कहानी मर्करी वीनस हेयर सैलून। इस कहानी में अब तक आपने सुना बब्बन हेयर ड्रेसर और स्टूडेंट नेता काशिफ डोलची अपनी अपनी माशूकाओं के हाल दिल बयां करने की नीयत से यूनिवर्सिटी के लॉ कैंपस पहुंच जाते हैं। काशिफ को डीन साहब पकड़ लेते हैं। अब आगे। काशिफ को डीन साहब अपने साथ अपने केबिन में ले आए। उसके दिल और दिमाग कंफ्यूजन में न तो खुश हो पा रहे थे न परेशान। घबराहट में काशिफ के हाथ पैर सुन्न थे, पर साथ ही साथ दो खुशियां भी थीं। पहली ये थी कि जिस अंदाज में पर्दा नशीं शगुफ्ता ने उसकी तरफ देखा, अरे पक्की बात है शगुफ्ता भी उसको पसंद करती है। और दूसरी खुशी ये कि अब वो भी अपनी क्लास में चली गई है और बाकी सारे स्टूडेंट्स भी। तो डीन साहब जो भी चाहें जितनी बेइज्जती करेंगे इस केबिन में करेंगे, किसी को कोई खबर ना लगनी है। पर ये डीन साहब कुछ बोल क्यों नहीं रहे? या खुदा जल्दी से कोई अच्छा सा बहाना जहन में ला दे। इस उथल पुथल के बीच एक सवाल फूटा, बब्बन कहाँ है? उधर बब्बन मियाँ सीधे चलते चलते उस कमरे में घुस गए जिसके नीले रंग वाले लकड़ी के दरवाजे पे A4 साइज का एक सफेद कागज चिपका हुआ था। इस कागज पे काले स्केच पेन से लिखा हुआ था स्टाफ कैंटीन। नूरीन अकेली थी स्टाफ कैंटीन में। तोतई हरी शलवार कमीज पहने चाय बना रही थी। नए चमकदार कपड़ों में इतने कॉन्फिडेंस से सीधा अंदर घुसाए चश्मे वाले इस आदमी को नूरीन ने स्टाफ का कोई नया क्लर्क समझा और सर पे दुपट्टा रखते हुए बाकायदा सलाम किया। बब्बन ने सलाम का जवाब देते हुए अपने मन ही मन सोच डाला, वाह कितना अदब और तहजीब है इसमें। नहीं, इनमें। कुछ देर की खामोशी में सिर्फ गैस और उबलती चाय ही बात कर रहे थे। नूरीन की नजरें उबलती चाय पे थीं और बब्बन की नजरें नूरीन पे। नीला चश्मा अभी भी आंखों से हटा नहीं था। नूरीन ने एक अदा के साथ अपना सिल्वर का झुमका छुआ तो जैसे बब्बन मियाँ फिदा हो गए। आज बब्बन साहब को पहली बार लगा कि उन्होंने कैमरा वाला फोन क्यों नहीं खरीदा। इस लम्हे की नूरीन को किसी तस्वीर में कैद करने का जी जो चाह रहा था। चाय पक चुकी थी। नूरीन ने प्लास्टिक की हरी छन्नी से मटमैले रंग के 6 प्यालों में चाय छान दी। अपने खुले लंबे बालों को गर्दन की दाहिनी तरफ करके उसने 5 प्यालों को एक ट्रे में रखा और एक प्याला बब्बन की ओर बढ़ाते हुए बोली, लीजिए। बब्बन को नहीं मालूम था कि हवा में उड़ना किसको कहते हैं, पर इतना पक्का पता था कि नूरीन के इस तरह चाय देने पे वो जमीन पे तो भैया बिल्कुल ना थे। जब नूरीन ने 5 प्यालों वाली ट्रे उठाई और स्टाफ कैंटीन से बाहर जाने लगी तो बब्बन ने शौहर वाले हक से कहा, बैठिए ना, कहाँ जा रही हैं? बब्बन कॉन्फिडेंस में बोल तो गया, पर बोलते ही उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। न जाने नूरीन ने जवाब दिया था या नहीं, बब्बन को कोई खबर नहीं। वो तो अपनी शर्ट के बटन टटोलने लग गया और जितने में बब्बन अपनी खोई हुई ताकत वापस जुटा पाया, इतने में तो नूरीन की चांदी वाली पायल की आवाज पूरी गैलरी में छन छन मचा रही थी। हर छन छन पे बब्बन के चेहरे की लाली बढ़ती ही जा रही थी। चाय खत्म होने पे जब गैस के पास प्याला रखा तो बब्बन भाई की नजर गैस चूल्हे के ऊपर की तरफ टंगे कैलेंडर पे पड़ी। ऊपर से 5वें नंबर पे लिखा था नूरीन फातिमा और उसी के आगे एक मोबाइल नंबर भी लिखा था।
अरे भला हो मोहल्ले के उस लड़के का जिसने नूरीन का नाम पता कर दिया था। बब्बन ने फौरन ही नूरीन का नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लिया। नंबर आ गया, अब बाकी का काम तो हो ही जाएगा। कैंपस से पार्किंग तक पहुंचते पहुंचते बब्बन मियाँ खुशी में एक बार तो नाच भी पड़े। मोटरसाइकिल ढूंढी तो याद आया कि साथ में काशिफ भी तो था। कहाँ गया काशिफ? मोटरसाइकिल गायब थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य रॉबिन कुमार सिंह की लिखी कहानी मर्क्यूरी वीनस हेयर सलून। इस कहानी में अब तक आपने सुना बब्बन हेयर ड्रेसर और स्टूडेंट नेता काशिफ डोलची अपने अपने दिल का हाल बयां करने लॉ कैंपस पहुंचते हैं तो काशिफ को डीन साहब पकड़ लेते हैं, मगर बब्बन हेयर ड्रेसर अपनी माशूका नूरीन का फ़ोन नंबर हासिल कर लेता है। अब आगे। भाई साहब, खुशी इतनी बड़ी थी कि बब्बन हेयर ड्रेसर ने काशिफ पे वक्त बर्बाद करना कतई बेवकूफ़ी समझी। दोस्त था, आ जाएगा। वो तो सीधा पहुंच गया सिटी स्वीट सेंटर। कैश काउंटर पे मालिक बैठा था और डिस्प्ले काउंटर पे दुकान में काम करने वाला लड़का। बब्बन मियाँ ने ऐसी खुशी के माहौल में मालिक को मुंह लगाना ठीक नहीं समझा। लड़के से बोले, 1 किलो छेने की मिठाई डाल दे खलते में। खलता कहते कहते बब्बन को कुछ खला। वापस बोला, ना भैया सुन, है क्या, डब्बे में ही पैक कर दियो। फिर कुछ सोच के फिर बोला, एक काम करियो, 2 जगह पैक कर दियो, आधी आधी किलो। फिर खुद ही के मन में सोचा, आधा किलो मिठाई आज घर ले जाएंगे, आधी अकेली खाई जाएगी और आधा किलो दुकान में गरीबों पे बटेगी। किसी रईस से कम हैगा क्या बब्बन? मिठाई लेके बदरुद्दीन बब्बन ने मर्करी वीनस हेयर सलून का रुख किया। उसने मनी मन प्लानिंग कर ली थी, कब करेगा वो नूरीन को कॉल और कैसे देगा अपना इंट्रोडक्शन। वो हाथ में फ़ोन लिए बार बार फ़ोन मिलाने की एक्टिंग करता और झूठ मूठ ही सही नूरीन से बात करने की प्रैक्टिस करने लगा। बीच बीच में फ़ारसी में ही अपनी इंग्लिश भी बोल देता। हेलो, यस, हाउ आर यू? वो शे एंड जॉन गोज गुड, यू मी? यस, नो, ओके। ऐसे ही फ़ोन से प्रैक्टिस करते हुए वो मर्करी वीनस हेयर सलून पहुंच गया। दुकान में काशिफ पहले से ही बैठा था। बब्बन के जी में तो आया कि कस के एक थप्पड़ लगा दे उसके। पेट्रोल के पैसे भी ले लिए और पैदल मार्च पास्ट भी करवा दी कम वक्त ने। पर इससे पहले वो कुछ बोलता, काशिफ फूट पड़ा उस पर। यार बब्बन भाई, तुम्हारे चक्कर में आज मैं रस्टिकेट हुआ रखा था, अब उतार भी दो भैया ये चश्मा। इतने घंटों से चश्मा पहने पहने बब्बन को एहसास ही नहीं रहा कि उसकी आंखों पे कुछ चढ़ा भी हुआ है। चश्मे के साथ साथ बब्बन ने शर्मिंदगी की झिझक को उतारते हुए पूछा, क्या हो गया भाई? मैं वही सोचूं काशिफ भाई भाग गए कैसे? काशिफ आग बबूला हो उठा। यार बब्बन भाई, सामने से डीन आ रहा है, तुम नवाबों की तरह चले जा रहे हो। अरे मरवाने के काम करते हो यार। काशिफ डोलची की आवाज़ से दुकान में बैठे ग्राहक खामोश हो गए तो बब्बन को बड़ी बेइज्जती महसूस हुई। फिर क्या, उसने भी उतार डाली काशिफ की इज्जत। तो हमने कही थी क्या, हमें ले चलो तुम लॉ फैकल्टी, तुम ही बने फन्ने खां, काय बात के नेता बने फिरते हो? डीन आया सामने तो तुम घुस गए बिल में। काशिफ उसको समझाने लगा कि भाई यूनिवर्सिटी में बहुत से कायदे कानून होते हैं, ऐसे बिना किसी जायज़ मकसद के किसी दूसरे डिपार्टमेंट में जाना अलाउ नहीं होता। अजीब गंवार हो यार तुम भी। अरे बाहर में गया तुम्हारा कायदा कानून। बब्बन अब के और बिदक गया। अगर आंखें बचानी पड़े तो तुम्हारे नेता होने का क्या फायदा हुआ? ऐसे तो मैं अकेला ही चला जाता। जब भीड़ सी इकट्ठी होने लगी तो काशिफ ने अपनी बेइज्जती दूर करते हुए वही राग अलापना शुरू कर दिया। वो तो डीन ने मेरी स्पीच सुनी हुई थी, पहचान के बुला लिया उन्होंने। मैंने उनसे कह दिया कि वो मैं बुक्स का पता करने आया हूँ। वो मान गए, वरना हो जाती ना गड़बड़। भैया तुम जैसे गुड़ गोबर को ले जाना ही नहीं चाहिए था। बड़े आया से कहीं के गंवार आदमी। काशिफ की आखिरी लाइन बब्बन के दिल पे जा लगी। उसे गुस्सा आ गया। अब तो वो भी बिगड़ गया और उसने तू तड़ाक शुरू कर दी। मामला इस हद तक बिगड़ गया कि दोनों में हाथापाई हो गई और इस चक्कर में छेने की मिठाई सड़क पे ही फैल गई।
बब्बन को इतना गुस्सा आया कि उसने हाथ में जकड़ा हुआ अपना मोबाइल फोन काशिफ डोलची के माथे पे खींच के मार दिया। वो मोबाइल फोन जिसमें बदरुद्दीन बब्बन की माशूका नूरीन का नंबर था, काशिफ डोलची के माथे से टकरा के चकनाचूर हो गया था। बस भैया इतनी सी थी।